नमस्ते, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं, मस्त हैं, दुरुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और बहुत ही बेहतरीन हैं। तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं, सभी बच्चों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। और अगर कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताओ, फिर मैं क्लास को कर रही हूँ शुरू। ठीक है, चलिए नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, जय भारत। तो भाई चलिए, आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग क्लास को शुरू करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो बात करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की आज की क्लास में। आज बात करेंगे हम लोग धातु के बारे में, धातु। ठीक है, बात करेंगे अधातु के बारे में, धातु और अधातु। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने एसिड बेस सोल्ट को किया था। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, धातु और अधातु के बारे में। तो भाई धातु अधातु बहुत सिंपल और बहुत इजी से आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो आ जाइए भाई, शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी कुछ सही चल रहा है। तो देखो, धातु और अधातु, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एक तरफ लिखेंगे हम लोग धातु और एक तरफ लिखेंगे हम लोग अधातु। इधर लिखेंगे मेटल्स और इधर हम लोग लिखेंगे अधातु यानी कि नॉन मेटल, अधातु यानी कि नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला कि मैम धातु क्या होते हैं। तो धातु जो होते हैं बेटा, ये होते हैं विद्युत धनात्मक। तो वो पदार्थ जो धनात्मक तत्वों का क्या करते हैं प्यारे बच्चे, उत्सर्जन, या वो पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, वो कहलाते हैं धातु। तो धातु क्या होते हैं, लिखेंगे वे पदार्थ, वे तत्व, लिखेंगे वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो धातुओं के पास क्या प्रॉपर्टी है कि ये धातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। बच्चा कभी भी पूछे कि वो पदार्थ या वो तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं धातु। तो आप लोग बताएंगे एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स दे डोनेट, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो आपने पढ़ा था भाई इलेक्ट्रॉन, तो वो तत्व जो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं उनको कहा जाता है धातु। फिर मैम अधातु क्या है, भाई जब कोई दान देने वाला है तो दान को लेने वाला भी तो कोई होगा, है ना। अब जैसे अमीर व्यक्ति जो होते हैं वो दान देते हैं और गरीब बेचारे दान लेते हैं, वैसे ही जब ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहे हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों को कोई लेने वाला भी होगा। तो लेने वाला कौन है, लेने वाले हैं ये। तो अधातु क्या करते हैं, वे तत्व, आप लोग बताएंगे वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का, जो इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, वो तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। समझ में आई बात। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। बेटा बायोलॉजी की क्लास क्यों नहीं हो रही, बेटा बायोलॉजी कितनी बार बता दिया कि बायोलॉजी में जो टॉपिक कराए हैं वो सफी। तुम एक बात बताओ, तुम्हारे पास टाइम है, अगले महीने में एक दो दिन बाद दूसरा महीना आ जाएगा, उसी महीने के लास्ट में तुम्हारा पेपर है, तुम बायोलॉजी पढ़ते रहोगे क्या, ये बताओ। केमिस्ट्री नहीं करनी तुम्हें, फिजिक्स नहीं करनी तुम्हें, केमिस्ट बायोलॉजी में जो टॉपिक करा दिए हैं वो कर लो, वो सफिशिएंट है। बाकी जब लास्ट में मैराथन आएगी तो उससे मैराथन में पूरी बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन लेकर आएंगे जहां से आपका पूरा पेपर में बन जाए। कोशिश पूरी यही रहेगी बेटा। तो अब तुम्हें जो टॉपिक मैंने करा दिए हैं बायोलॉजी में मोस्टली उन्हीं से बनते हैं। मैं रोज समझाती हूँ एक ही बात खड़े होकर। मुझे लग रहा है तुम शायद बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डेली क्लास नहीं लेते ना, वो रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, बस उनको कमेंट करने से मतलब है क्लास में आकर कि बायोलॉजी की क्लास क्यों नहीं हो रही। तो ये वो बच्चे हैं जो ना तो रिकॉर्डेड क्लास देख कर आते हैं, उन्हें पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर वो पढ़ते डेली क्लास को लेते तो मैं डेली समझाती हूँ बायोलॉजी के बारे में। बताती हूँ या नहीं, जल्दी से बताओ सभी बच्चे, थम्स अप कर कर बताओ। मैं डेली आकर आपको बताती हूँ कि बायोलॉजी अब खत्म हो गई है, अब हम केमिस्ट्री करेंगे। बायोलॉजी के जितने टॉपिक करा दिए हैं वो सफिशिएंट हैं और आपको
कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी के वंडर क्लासेस में भी कराए जाएंगे और कुछ क्वेश्चन मैराथन में भी कराए जाएंगे, है ना? समझ में आ गई बात? बताओ जल्दी, जल्दी से बोलेंगे आप सभी प्यारे बच्चे। अगर तुम्हारा पेपर जनवरी में है तो क्यों टेंशन ले रहे हो, पहले केमिस्ट्री कर लो, उसके बाद आपको बचे हुए टॉपिक करवा दूंगी बायोलॉजी के। समझ में आ गई? जिन बच्चों को लगता है कि जनवरी में है पेपर, तो बेटा आप क्यों परेशान हो रहे हो, पहले आप लोग कर लो बायोलॉजी, ये केमिस्ट्री, फिर बचे हुए टॉपिक वहां करा देंगे अगर हमारे पास टाइम है तो, है ना? तो ये वो बच्चे होते हैं जो डेली कमेंट करते हैं, जो डेली क्लास नहीं देखते, ना तो रिकॉर्डेड देखते हैं और ना ही लाइव क्लास। बस जिस दिन लाइव क्लास में आए उसी दिन कमेंट कर देते हैं मैम बायोलॉजी क्यों नहीं हो रही। अगर क्लास देखते तो मेरी बात जरूर सुनते। अब यही बात जी रिकॉर्डेड क्लास में मैंने बोली है, जब तुम रिकॉर्डेड देखोगे तो तुम जरूर सुनोगे और तुम्हें पता चल जाएगा कि बायोलॉजी क्यों नहीं हो रही। लेकिन फिर भी आते ही यही करते हैं कमेंट, छोटे बच्चों की तरह। चलो आओ इधर बात करो। तो भाई वो तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वो होते हैं धातु, और वो तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो होते हैं अधातु। तो बताएंगे एलिमेंट्स, ये कलर दिखेगा नहीं, एलिमेंट्स दैट रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं बेटा वो हो जाते हैं अधातु। समझ में आ गई बात? चलो अब अगला पॉइंट, जो धातु होते हैं इन पर कैसा चार्ज होता है, मेटल्स पर कैसा चार्ज होता है? तो बेटा एक बात बताओ, जो व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा धन है वही तो ज्यादातर दान करते हैं कि भाई हम पे तो बहुत है, दान कर दो थोड़ा सा। तो भाई जो प्लस में है, जो प्लस पॉइंट में पहले ही चल रहे हैं, जिनके पास काफी सारा धन है, वो करते हैं डोनेट, दान। तो जो धातु है इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तभी तो ये दान कर रहे हैं भैया, और प्लस दान कर रहे हैं, ज्यादा है तो मतलब प्लस में चल रहे हैं। तो धातुओं पर कैसा चार्ज होता है? तो आपको पूछा जाता है धातुएं कैसा आवेश रखती हैं, पॉजिटिव। तो इन पर लिखेंगे धातुओं पर, आप लिखेंगे धातुओं या धातुएं, सीधा लिखना, धातुएं वैद्युत धनात्मक होती हैं, वैद्युत धनात्मक होती हैं। धनात्मक का मतलब है पॉजिटिव चार्ज होता है इन पर, धातुएं वैद्युत धनात्मक होती हैं, ठीक है। मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है भैया, इन पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तभी ये कह रही है लो भाई ले जाओ, दान में दे रही हैं, तो इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है मेटल्स पर। धातुएं वैद्युत धनात्मक होती हैं, ठीक है, धनात्मक। अब बेचारी ये गरीब है, अधातुएं गरीब है भाई, बेचारा कोई गरीब होता है वही दान के लिए खड़ा रहता है लाइनों में कि कोई दे जाए हमें, खाने को कुछ दे जाए। तो ये जो अधातुएं होती हैं ये बेचारी गरीब है, तो ये वैद्युत ऋणात्मक होती हैं। तो आप बताएंगे अधातुएं वैद्युत ऋणात्मक होती हैं, वैद्युत ऋणात्मक होती हैं, ठीक है, वैद्युत ऋणात्मक होती हैं। अधातुएं जो होती हैं ये क्या होती हैं? वैद्युत ऋणात्मक होती हैं। तो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो ये होती हैं बच्चा इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ में आ गई बात? तो ये भी पॉइंट पूछा जाता है कि धातुएं कैसी चार्ज लिए होती हैं और अधातुएं कैसी चार्ज को लिए हुई होती हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। चलिए आइए अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग धातु और अधातु के बारे में ही। तो भाई इधर लिखेंगे फिर से धातु मेटल, और इधर लिखेंगे अधातु यानी कि नॉन मेटल, ठीक है बच्चा, नॉन मेटल्स। इधर लिखेंगे नॉन मेटल्स, ठीक है बेटा। लवण में सिर्फ आपको डेफिनेशन ही आती है कि जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण। और लवण किस प्रक्रिया द्वारा बनते हैं? उदासीनीकरण प्रक्रिया द्वारा। तो आपको लवण से सिर्फ डेफिनेशंस पूछी जाती हैं बेटा, ठीक है। अच्छा आप लोगों का तो जीडी का बैच है ना? हाँ, तो आपके बैच में तो बायोलॉजी हमने कंप्लीट कर ली है बेटा, आपके बैच में तो हमने बायोलॉजी कब की कंप्लीट कर ली है, ठीक। मुझे लगा मैं एमटीएस के बैच की क्लास ले रही हूँ क्योंकि क्लासेस दिन भर चलती हैं, तो बैच कौन सा था वो भूल गई मैं। तो आपका जीडी का है, जीडी का तो अभी पेपर काफ़ी दूर है, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है।
अभी तो तुम्हारा नया बैच भी आएगा जल्दी, ठीक है, अगले महीने में ही तुम्हारा नया बैच भी आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आओ आगे बात करते हैं अब हम लोग। तो धातु और अधातु के बारे में बात करेंगे। अगला पॉइंट भाई क्या, अगला पॉइंट है कि मैम जो धातुएं हैं इनको हम इनके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, तो लिखेंगे धातुएं, लिखेंगे बच्चा धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय होती हैं, ठीक है। यानी जो धातुएं होती हैं ये मैलेबल होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं, ठीक है। मेटल्स आर, लिखेंगे मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर मैलिएबल यानी कि आघात वर्धनीय। आघात का मतलब होता है चोट पहुंचाना, तो चोट पहुंचाने पर धातुएं जो होती हैं वो पतली चादर में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि आघात वर्धनीयता क्या होती है, मैलिएबिलिटी क्या होती है। तो प्यारे बच्चे हथौड़े से मारने पर जो पतली पतली चादरों में कन्वर्ट हो जाए वही होता है आघात वर्धनीयता का गुण, उसी को कहते हैं मैलिएबिलिटी। जैसे लोहा है, लोहे को अगर आप हथौड़े से पीटते जाओगे तो हथौड़ा इतना पतला बन जाएगा एक बार कि बहुत पतली चादर बन जाएंगी उसकी, ठीक है। तो मैलिएबिलिटी या आघात वर्धनीयता क्या होती है, हथौड़े से पीटने पर, हथौड़े से पीटने पर, हथौड़े से पीटने पर, पीटने पर पतली चादरों में कन्वर्ट होना, पतली चादर, पतली चादरों में बदल जाना, ठीक है। तो हथौड़े से पीटने पर पतली चादर में बदल जाना, ये होता है प्यारे साथी आघात वर्धनीयता, ठीक है, मैलिएबिलिटी। तो लिखेंगे कन्वर्ट इनटू, कन्वर्ट इनटू थिन शीट, इनटू थिन शीट्स ऑन बीटिंग, ऑन बीटिंग। तो बीटिंग करने पर पतली चादर में कन्वर्ट हो जाना ही हो जाता है मैलिएबिलिटी, आघात वर्धनीयता। हथौड़ों से धातुओं को जितना जितना तुम पीटोगे ना उतना ये पतली चादर में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे ज्यादा मैलेबल धातु कौन सी है, पूछता है पेपर में ये, सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु, यानी कौन सी धातु है जो सबसे ज्यादा आघात सहन कर कर सबसे कम पतली चादर में कन्वर्ट हो जाती है, सबसे पतली चादर में कन्वर्ट हो जाएगी, आघात वर्धनीय धातु, ठीक है। सबसे पतली आघात वर्धनीय धातु आप लोग बताकर चलेंगे ये होता है सोना। कौन होता है बेटा, सोना। तो सबसे सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु होती है सोना, यानी कि गोल्ड, ठीक है बेटा, गोल्ड। तुम लोग कहते हो ना मेरा सोना, सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। तो सोना ये बाबू सोना वाला नहीं है, ये सोना है, सोना जो पहनते हैं, गोल्ड। तो ये मोस्ट मैलेबल मेटल है, मोस्ट मैलेबल मेटल। ये पूछता है मोस्ट मैलेबल मेटल कौन सी होती है, तो ये होती है भाई सोना, यानी कि गोल्ड। समझ में आई बात। अब अगर हम अधातु की बात करते हैं बच्चा, अगर हम अधातु की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, अगर हम अधातु की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो अधातु तो बिल्कुल भी मैलेबल नहीं है, ये तो मिट्टी के डले के जैसी होती है। जैसे कोई मिट्टी का डला है, उस पर आपने मारा हथौड़ा तो डला बिखर जाएगा भैया, पतली शीट में कहाँ बदलेगा। तो ये आघात वर्धनीय नहीं होती हैं। तो मैं यहाँ क्रॉस का निशान लगा दूं तो आप समझ जाओगे ना कि धातुएं तो आघात वर्धनीय होती हैं जबकि अधातुएं नहीं होती हैं। समझ में आ गई बात बेटा, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़े, चलिए अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग धातु और अधातु के बारे में। चलिए फिर से लिखेंगे, एक तरफ धातु एक तरफ अधातु, फिर से लिखेंगे इधर धातु मेटल और इधर लिखेंगे अधातु नॉन मेटल। प्यारे साथियों जो धातु होती है ना ये कठोर होती है, ठीक है, धातुएं कैसी होती है, कठोर, ठीक है। और क्या बताओगे, धातुएं कठोर होती हैं प्यारे साथी, आप लोग बताएंगे धातुएं कठोर होती हैं, हार्ड होती हैं, हार्ड, ठीक है। मेटल जो होती हैं वो कठोर होती हैं, हार्ड होती हैं, जबकि अधातु जो होती हैं ये भंगूर होती हैं। क्या होती हैं, भंगूर होती हैं। अधातुएं क्या होती हैं बेटा, भंगूर होती हैं, यानी ब्रिटल होती हैं।
ब्रिटल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खोखली, बहुत ज़्यादा मुलायम होती हैं। जैसे मिट्टी का डला, आप उसको पकड़ोगे और ज़्यादा भींच दोगे तो वो फूट जाएगा, उस तरीके से होती है भंगूर। ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे हमने बात करी कि जो धातुएं होती हैं प्यारे बच्चे, ये वैद्युत की सुचालक होती हैं, वैद्युत की सुचालक होती हैं। जो धातुएं हैं वो वैद्युत की सुचालक होती हैं। मैम सुचालक क्या होता है? सुचालक का मतलब होता है जब आप धातुओं में बिजली छोड़ोगे तो धातुओं में करंट आ जाएगा, यानी इनमें बिजली फ्लो कर सकती है, इनमें करंट आ सकता है धातुओं के अंदर। जैसे सोना, चांदी, लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, ये सब क्या होती हैं आपकी धातुएं। तो जब आप लोहे को प्लग में डालोगे करंट आ जाएगा। कॉपर के तार होते हैं, एल्युमिनियम के तार होते हैं, है ना। तो ये सब होती हैं आप लोगों की धातुएं। तो धातु विद्युत की सुचालक होती हैं। तो लिखेंगे मेटल्स आर, लिखेंगे मेटल्स आर गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं जो धातुएं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मैम अधातु की अगर बात करते हैं तो अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, विद्युत की कुचालक होती हैं। मीन्स इनमें करंट नहीं आता बेटा। ठीक है, ये विद्युत की कुचालक होती हैं। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। तो लिखेंगे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इनके अंदर करंट नहीं आएगा बेटा। अगर आप इनको प्लग में डाल दोगे तो इनमें करंट नहीं आएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर गैस हैं बेटा। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रही हूँ, ये ज़्यादातर गैस ही अवस्था में होती हैं बेटा। ये ज़्यादातर गैस हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नेओन, सल्फर, ये सब गैसेस हैं बेटा। जितनी भी गैस हैं वो सब अधातु की कैटेगरी में आती हैं। अभी लास्ट में मैं एग्जाम्पल भी लिखवाऊंगी सबके कि कौन धातु है कौन अधातु है। ठीक है, तो अधातुएं क्या होती हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद आपको पढ़ना है, एक अपवाद आप पढ़ोगे, एक एक्सेप्शन आप लोग पढ़ोगे। मैडम क्या? कि भाई एक धातु ऐसी है जिसमें करंट आता है, एक धातु विद्युत की सुचालक है। तो वही पूछेगा कि कौन सी अधातु ऐसी है जो विद्युत की सुचालक है। ठीक है, समझ में आ गई बात। सोने का प्राइस भैया, मैं कोई सुनार थोड़ी हूं जो मुझसे पूछ रहे हो। ठीक बेटा, क्लियर? आगे पीछे है बोर्ड पीडीएफ तो बेटा अब तो वो जिस फॉर्मेट में सेव हो गई है उसी में रहेगी, उसमें अब करेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। अब अपवाद के तौर पर अगर हम लोग बात करते हैं तो आप बताओगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है प्यारे साथी, ग्रेफाइट आपने देखा होगा ग्रेफाइट को। ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है, तो बताओगे ग्रेफाइट बच्चा। तो ग्रेफाइट जो होती है ये विद्युत का सुचालक होती है, विद्युत का सुचालक। मतलब अगर आपने ग्रेफाइट को प्लग में डाल दिया तो इसमें करंट आ जाएगा बच्चा। ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर मानी जाती है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो ये बिजली का गुड कंडक्टर है ग्रेफाइट। मैम इसमें करंट क्यों आता है? क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसकी संरचना में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है बच्चा इसके अंदर। ठीक है, तो जहां भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ना आपको वहां बिजली जरूर फैलो होगी, वहां करंट जरूर बनेगा। तो धातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इनमें बिजली जाती है। अब इनमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बिजली भी इनके अंदर नहीं बनती। लेकिन ग्रेफाइट के अंदर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से इसमें करंट आता है। तो पेपर में पूछता है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों है, तो आप कहेंगे इसलिए है क्योंकि इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और ग्रेफाइट को कहा जाता है काला शीशा। ग्रेफाइट जो होता है इसका एक और नाम है बच्चा। ग्रेफाइट को आप लोग किस नाम से जानते हो? तो ग्रेफाइट को ही कहते हैं काला शीशा, काला शीशा कहते हैं इसको, काला शीशा कहते हैं, यानी कि ब्लैक लेड,
ये पेंसिल में डलता है बेटा, इसी को कहते हैं ब्लैक लेड। तो काला शीशा किसको कहा जाता है? ग्रेफाइट को कहते हैं काला शीशा, ब्लैक लेड। ये पेंसिल की नोक, जब आप कच्ची पेंसिल देखिए किसी ने, तो कच्ची पेंसिल में जो नोक होती है वही होती है ये ग्रेफाइट, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं? इलेक्ट्रोड बनाने में भी करते हैं। इसका इस्तेमाल बैटरीज में भी किया जाता है बेटा। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? बैटरी के अंदर, बैटरी में इलेक्ट्रोड बनाने में, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोड बनाने में। तो बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोड होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट वाले जो आपने इलेक्ट्रोड देखे होंगे, उनको बनाने में भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को पूछा जाता है। इसका इस्तेमाल स्नेहक के रूप में भी करते हैं। ये चिकना सा होता है तो इसका चूरा बनाकर मशीन में डालते हैं, जिससे लुब्रिकेंट का काम होता है, स्नेहक की तरह भी काम करता है ये। तो देखो मैंने ग्रेफाइट के बारे में कितने पॉइंट बता दिए। ग्रेफाइट में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहते हैं, ग्रेफाइट का इस्तेमाल बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में भी करते हैं, और इसका इस्तेमाल भारी मशीन जो होती है उसमें स्नेहक के रूप में भी करते हैं, ठीक है। स्नेहक यानी ल्यूब्रिकेंट के रूप में, ल्यूब्रिकेंट चिकना बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक अपवाद आपको याद करना है, यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन आपको याद करना है। एक धातु ऐसी है जिसमें करंट नहीं आता, एक धातु ऐसी है जो विद्युत का कुचालक है। तो आप बताएंगे सीसा। सीसा यानी लेड। लेड जो होता है, जिसका सिंबल होता है पीबी, जिसको हम प्लम्बम के नाम से भी जानते हैं, पीबी। तो ये विद्युत का कुचालक है बेटा, इसमें करंट नहीं आता बेटा, वैद्युत का कुचालक होती है। तो कौन सी धातु है जो वैद्युत का कुचालक है? आप बताएंगे ये होता है सीसा, ठीक है। तो ये होता है प्यारे बच्चे लेड यानी कि सीसा। तो वैद्युत का कुचालक है। इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें करंट नहीं आता बेटा, ये बैड कंडक्टर है। तो एक एक अपवाद भी आपको पेपर में पूछे जाते हैं, ये अपवाद भी आप लोगों को पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। फिर से बात करी हमने धातु और अधातु के बारे में, तो फिर से हमने लिखा है यहाँ पे धातु यानी कि मेटल, और भैया इधर लिख लिया हमने क्या? अधातु। इधर हमने लिख लिया अधातु, नॉन मेटल। अगला पॉइंट भाई, अगला पॉइंट ये है कि धातुएं जो होती हैं ये होती हैं प्यारे बच्चे ठोस, ठीक है। तो धातुएं क्या होती हैं? धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, ठोस अवस्था में पाई जाती है बेटा। धातुएं होती हैं ठोस, यानी कि ये एकदम क्या होती हैं? सॉलिड होती हैं, ठीक है। तो मेटल्स आर सॉलिड, मेटल्स जो होती हैं ये क्या होती हैं बच्चा? सॉलिड होती हैं। ठोस होती हैं, ठोस सॉलिड होती हैं, ठीक है। अब इसका भी एक अपवाद है, एक मेटल ऐसी है जो बेटा लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, वो आप सब जानते हो। कमेंट सेक्शन में बताना जल्दी कि कौन सी धातु ऐसी है जो लिक्विड अवस्था में देखने को मिलती है। एक्सेप्शन तो आप बताओगे पारा यानी कि मरकरी। तो पारा जो होती है जिसका सिंबल होता है Hg, ये तरल अवस्था में पाई जाती है, ये रूम टेम्परेचर पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तो ये कौन सी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है? आप बताओगे पारा। तो पारा जो होती है ये तरल अवस्था में पाई जाती है। तो आप लोग बताएंगे फाउंड इन लिक्विड, फाउंड इन लिक्विड स्टेट। तो कौन सी धातु है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है? तो आप लोग बताएंगे पारा यानी मरकरी जिसको आप बोलते हो, ठीक है। ये पॉइंट लिखवाया है बेटा, वो है कठोर। कठोर मतलब हार्ड, सख्त। यहां पर है ठोस यानी सॉलिड। तो दोनों पॉइंट में अंतर है बेटा, ठीक है। तो जो धातुएं होती हैं ये होती हैं ठोस प्यारे बच्चे, यानी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, सॉलिड्स होती हैं मेटल्स। और एक ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में होती है, वो है पारा यानी कि मरकरी जिसको बोलते हो। तो मरकरी जो होती है ये तरल अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं अधातुओं की, तो प्यारे साथी अधातुएं क्या है? मैंने बताया गैस है।
तो ये गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। अधातुएं गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। समझ में आ गई बात? तो गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं ये, ठीक। तो ये गैसियस फॉर्म में देखने को मिलती हैं, गैसियस फॉर्म में पाई जाती हैं जो नॉन मेटल है। अब इनका भी एक अपवाद है, आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है। गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं जो अधातु हैं, लेकिन एक अधातु ऐसी है जो तरल अवस्था में होती है। ये तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, लेकिन अभी आप तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु भी पढ़ोगे। तो बताएं मुझे जल्दी से सभी बच्चे कि कौन सी अधातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, जल्दी बताओ कौन सी अधातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो आप लोग बताकर चलोगे कि ब्रोमीन जो होती है, ठीक है, आप लोग बताएंगे ब्रोमीन, बहुत बढ़िया। तो ब्रोमीन क्या होती है? तरल अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सी अधातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है? आप बताएंगे ब्रोमीन, प्यारे बच्चे, ठीक है। तो ब्रोमीन जो होती है ये तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। ब्रोमीन इज अ लिक्विड, नॉन मेटल। तो कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होती है? तो आप बताओगे वो होती है ब्रोमीन। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? क्लियर? आगे बढ़े। अब यहाँ पर आप लोगों को अगला पॉइंट मैं बताती हूँ क्या होगा। अब यहाँ पर ना कुछ अपवाद और पढ़ने हैं आपको। मैंने कहा था कि धातुएं कठोर भी होती हैं, बहुत ज़्यादा धातुएं जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, कठोर होती हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ अपवाद हैं। कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जो बहुत मुलायम है, जिनको तुम चाकू से काट सकते हो, जिनको तुम हैप्पी बर्थडे के केक की तरह चाकू से काट सकते हो। तो चलिए आइए बात करते हैं और अपवाद की। अगर हमने बात करी कि मैम जो धातु होती हैं ये कठोर होती हैं, भाई मेटल्स जो होती हैं ये क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, लेकिन इसका भी कुछ अपवाद है जो आपको पेपर में आता है। नॉन मेटल, कौन सी मेटल ऐसी है जो कि चाकू से काटी जा सकती है? तो आप लोग बताएंगे बेटा, आ जाओ लिख लो, अपवाद लिखो, और अपवाद लिखेंगे इसी पॉइंट में, और अपवाद लिखो। एक तो मरकरी लिख लिया जो तरल अवस्था में पाई जाती है, और दूसरा अपवाद अब हम लिखेंगे। ये पहला अपवाद था कि भाई मरकरी, ये पहला अपवाद था कि मरकरी तरल अवस्था में है, लेकिन कुछ और मेटल हैं जो आप लोगों को अपवाद के तौर पर लिखनी है, जैसे सोडियम और पोटेशियम। सोडियम हुआ प्यारे बच्चे और पोटेशियम हुआ। सोडियम और पोटेशियम जो होती हैं इनको आप चाकू से भी काट सकते हो बेटा, चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है, काटा जा सकता है, इनको चाकू से काटा जा सकता है बेटा। ये इतनी सॉफ्ट हैं कि इनको क्या कर सकते हैं? कट बाय नाइफ, इनको आप चाकू से भी काट सकते हो। तो जो चाकू से काटी जाने वाली धातु कभी भी आपको पेपर में पूछे तो बताना सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम के बारे में और भी पॉइंट है जो पढ़ने हैं। दूसरा पॉइंट क्या है सोडियम और पोटेशियम के बारे में? कि बेटा ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु हैं, तो लिखेंगे सर्वाधिक क्रियाशील धातु। ये दोनों सर्वाधिक क्रियाशील धातु हैं, सर्वाधिक क्रियाशील धातुएं हैं, ठीक है, सर्वाधिक क्रियाशील धातुएं हैं, ठीक है बच्चा, सर्वाधिक क्रियाशील धातुएं हैं। ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील है बेटा, बहुत ज़्यादा रिएक्टेबल है। तो मोस्ट रिएक्टेबल मेटल लिखेंगे, मोस्ट रिएक्टेबल, मोस्ट रिएक्टेबल मेटल, मोस्ट रिएक्टेबल मेटल्स हैं ये। तो इनको ना किस में रखा जाता है? भाई बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, आग लगा देती हैं, पानी में भी आग लगा देती हैं ये, तो इसीलिए इनको मिट्टी के तेल में रखते हैं बेटा, इनको कैरोसिन के तेल में रखते हैं। तो पेपर में आता है कि कैरोसिन तेल में किसको रखा जाता है? कैरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं, इनको डुबाकर रखते हैं, ठीक है। तो ये आपको पूछेगा पेपर में कि किस प्रकार की धातु या कौन कौन सी धातु हैं जिनको हम कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। तो आप लोग बताएंगे पोटेशियम और सोडियम, ठीक है, डीप इन कैरोसिन ऑयल। तो इनको कैरोसिन ऑयल में डुबा कर रखते हैं हम लोग, क्योंकि ये क्या करती हैं बेटा?
वायु के साथ, हवा के साथ रिएक्ट कर जाती हैं। ठीक है बेटा, तो ये हवा के साथ रिएक्ट करती हैं, इसीलिए इनको रखते हैं हम लोग किसके अंदर, आप लोग बताएंगे प्यारे साथी, मिट्टी के तेल में डुबाकर। ठीक है। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है आदित्य यह है, यस है, टॉपिक बदल दो प्लीज। बेटा क्यों बदल दें इस टॉपिक को, ये तो बताओ आप, इस टॉपिक को क्यों बदल दिया जाए ये बताएं प्यारे बच्चे। तो ये भी आप लोगों को क्वेश्चन आता है सोडियम और पोटेशियम के बारे में, इनको चाकू से भी काट सकते हैं, मतलब इतनी सॉफ्ट है ना, और ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातुएं हैं, और ये कैरोसिन तेल में डुबाकर रखी जाती हैं। अभी और भी अपवाद है। तीसरा अपवाद क्या है भाई, दो धातुएं ऐसी भी हैं जो हथेली पर रखने पर पिघल जाती हैं, मतलब इतनी कमज़ोर है कि हथेली पर रखा और मेल्ट हो जाएंगे बर्फ़ की तरह। जैसे आप बर्फ़ के क्यूब को हथेली पर रख लेते हो, वो पिघल जाती है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर क्या होगा बेटा, हाँ जी बिल्कुल, यश बिल्कुल। तो अब आप लोग बात करेंगे फिर से एक तीसरे अपवाद की, इसी पॉइंट को लेकर धातु के अंदर तीसरा अपवाद, इसी पॉइंट को लेकर जो मेटल है इसके अंदर तीसरा अपवाद क्या है। तो भाई तीसरे अपवाद की बात करेंगे अब हम लोग, तीसरे एक्सेप्शन की बात करेंगे। तो आप लोग बताएंगे कि जो धातु हैं भाई, दो धातु ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा ठोस नहीं है, बहुत ज़्यादा कठोर नहीं है, हथेली पर रखोगे पिघल जाएंगी। तो कौन कौन सी होती हैं आप लोग बताओगे, गैलियम एंड सीजियम। ठीक है, गैलियम और सीजियम, नाम लिख देती हूँ, गैलियम प्यारे साथी और सीजियम। तो गैलियम और सीजियम ये दो ऐसी धातुएं होती हैं जो हथेली पर रखने पर पिघल जाती हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि हथेली पर पिघल जाती हैं कौन सी धातुएं, तो ये हथेली पर पिघल जाती हैं। ठीक है, हथेली पर पिघल जाती हैं बेटा, तो आप इनको हथेली पर रखोगे तो हथेली पर ये क्या हो जाएंगी, पिघल जाएंगी। मेल्ट ऑन पाम, तो हथेली पर पिघलने वाली धातु होती हैं गैलियम एंड सीजियम। क्लियर हो गई बात। तो अभी तक हमने बात करी थी धातुओं के बारे में। तो धातुएं जो होती हैं ये ठोस हैं, लेकिन अपवाद मैंने 3 बताए। पहला तो पारा, पारा तरल अवस्था में होता है लिक्विड फॉर्म में, और पारा ही थर्मामीटर में भी डलता है, बुखार नापने वाला थर्मामीटर उसमें पारा ही होता है बेटा। ठीक है, आओ आगे बात करते हैं कि मैम जो धातुएं होती हैं इनका दूसरा अपवाद क्या है। तो कुछ धातुएं इतनी सॉफ्ट भी हैं कि उनको हम चाकू से काट सकते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, चलो फिर मैम तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा जो अपवाद है वो है गैलियम और सीजियम। ठीक है, समझ में आई बात, हाँ जी मैम आ गई। तो चलिए अब धातु के बारे में बात करेंगे। भाई अधातु में भी आपको मैंने एक अपवाद बताया अभी अभी कि भाई एक अधातु ऐसी है, ये पहला अपवाद है, ये पहला अपवाद है कि एक अधातु ऐसी है जो तरल अवस्था में होती है, जो कि थी ब्रोमीन। अब हम दूसरा अपवाद पढ़ेंगे अधातु के अंदर ही। दूसरा अपवाद, भाई कुछ अधातु जो होती हैं वो ठोस भी होती हैं, सॉलिड भी होती हैं। जैसे मैंने कहा कि धातुएं, अधातुएं तो गैस होती हैं, लेकिन कुछ अधातुओं के अपवाद की बात करो तो ये ठोस भी होती हैं, जैसे कार्बन, जैसे कार्बन। ठीक है, तो कार्बन जो होता है ये आप लोगों का, कार्बन का ही रूप होता है हीरा। हीरा प्यारे बच्चे, हीरा जो होता है डायमंड, तो डायमंड सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो डायमंड जो होता है ये सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, सबसे अधिक कठोर पदार्थ, या सबसे अधिक कठोर, आपको सर्वाधिक कठोर पदार्थ की बात करता है तो वो होता है आपका डायमंड। तो प्यारे बच्चे इसका अपवाद हो जाएगा कि कार्बन जो होता है ये गैसीय अवस्था में नहीं होता, कार्बन क्या है, एक सॉलिड है, और कार्बन का ही रूप होता है हीरा, जो कि सबसे कठोर पदार्थ है, मोस्ट सॉलिड, मोस्ट हार्डेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होता है जो हीरा होता है। समझ में आ गई बात, ठीक बच्चा। तो ये भी एक अपवाद के तौर पर आपको पढ़ना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो फिर से धातु और अधातु के बारे में बातें करेंगे। यहां तक क्लियर हैं चीजें, थम्स अप करके चलोगे बेटा। आप समझ में आ गई बेटा, समझ में आई बात।
क्लियर हो गई ना बातें? चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़कर हम लोग अब बात करेंगे अगले पॉइंट की। तो आप लोग एक बार थम्स अप करते चलें कि चीजें यहां तक समझ में आई भाई? यहां तक चीजें समझ में आई बेटा? जल्दी बताएं भाई, यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आई? हाँ जी प्यारे बच्चे, हीरा जो है वो कार्बन का रूप है और कार्बन जो होती है वो अधातु होती है। ठीक है बेटा? यह यह रखते कहाँ है 3 अपवाद को? इसको रखते कहाँ है 3 अपवाद को? समझ नहीं आया बेटा? इसको यहाँ पे आप लोगों को जो तीसरा अपवाद है कहीं रखने की जरूरत नहीं है, इसको कहीं रखने की जरूरत नहीं है। ये आपका ठंडी जगहों पर रखी जाती है, क्योंकि जरा से टेम्परेचर पर आने पर ये क्या हो जाती है बेटा? ये पिघल जाती है। तो इनको बहुत कम लोएस्ट टेम्परेचर पर रखा जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, कार्बन का अपर रूप होता है बेटा हीरा, और कार्बन होता है आप लोगों का एक अधातु। ठीक, चलिए अब आओ आगे बात करते हैं हम लोग। फिर से धातु और अधातु की बात करेंगे। तो जो धातु होती है, जो अधातु होती हैं, इनके बारे में नेक्स्ट पॉइंट कि भाई जो आपकी धातुएं हैं ना, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तो लिखेंगे धातुएं तन्य होती हैं। धातुएं तन्य होती हैं बेटा। धातुएं जो होती हैं ये तन्य होती हैं। तो मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल। तो मेटल्स क्या होती हैं? डक्टाइल होती हैं बच्चा। मेटल्स क्या होती हैं? डक्टाइल होती हैं। मेटल्स आर डक्टाइल। तो मेटल्स होती हैं बेटा डक्टाइल यानी कि तन्य। मैम तन्य होने का मतलब क्या है? तन्य का मतलब है तार बनाना। धातुओं को पिघलाकर लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं। जैसे तुमने देखा है कॉपर के तार बनते हैं, कितने लंबे लंबे है ना। एल्यूमिनियम के तार बनते हैं बहुत लंबे लंबे। तो कॉपर एल्यूमिनियम सब क्या है? धातुएं हैं। तो धातुओं से तार बनाए जा सकते हैं। तो ये पेपर में आता है कि तन्यता या डक्टिलिटी क्या होता है, तो आप लोग लिखेंगे तार बनाने का गुण। तार बनाने का गुण। तो धातुओं से तार बना सकते हैं। तो तार बनाने का जो गुण होता है उसको ही कहते हैं हम तन्यता। ठीक है, वायर, वायर फॉर्मेशन। तो जब हम किसी से तार बनाएं उसी को कहते हैं तन्य। तन्य होना या डक्टाइल होना। तो धातुएं तन्य है बेटा, यानी धातुओं से तार बना सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर भी आपको मैं बातें बताती हूँ कुछ। तो आपको पूछेगा कि सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी धातु ऐसी है जो सबसे ज्यादा डक्टाइल है? मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो मोस्ट डक्टाइल मेटल जो होती है वो है आप लोगों की सोना। तो एक बार फिर से सोने ने बाजी मारी है, एक बार फिर से गोल्ड ने बाजी मारी है। तो गोल्ड ही सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु है और गोल्ड ही सबसे ज्यादा तन्य धातु है। समझ में आ गई बात? यहीं पर एक और पॉइंट लिख लीजिएगा। आपको पूछे सर्वाधिक विद्युत, सर्वाधिक विद्युत, या ऐसा लिखना विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक किसको कहा जाता है? तो सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन सी धातु है? सबसे अच्छा विद्युत सुचालक, सबसे अच्छा विद्युत सुचालक कौन सी धातु है? ये भी पूछ सकता है पेपर में। इस बार बाजी मारी है चांदी ने। कभी भी पूछे कि सबसे अच्छा करंट किस में आता है, तो बताएंगे चांदी में आता है बच्चा, चांदी, सिल्वर में। तो चांदी विद्युत का सुचालक है सबसे बेहतरीन। सबसे अच्छा करंट आता है चांदी में। तो आप बताएंगे मोस्ट गुड कंडक्टर। ठीक है, मोस्ट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर होती है चांदी प्यारे बच्चा। चांदी में बहुत अच्छी मात्रा में करंट आता है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं जो आपको पूछी जाती हैं। सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय है और सबसे ज्यादा तन्य है सोना, लेकिन चांदी सबसे ज्यादा विद्युत का सुचालक है, सबसे बढ़िया सुचालक है चांदी। ये भी आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना आप लोगों को। ठीक है भाई?
बोर्ड कैसा हो रहा है, बताओ कैसा हो रहा है बोर्ड? कुछ दिक्कत हो रही है क्या बेटा बोर्ड में? सबसे तन्य धातु होती है, आप लोग बताएंगे चांदी, ठीक है। चलो आओ आगे बात करते हैं। अधातु की हमने बात करी, तो अधातुएं मैंने आपको बताया ही भंगूर होती हैं, इनसे तो तार बनाए ही नहीं जा सकते। तो अधातुओं के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, अधातुओं से ये प्रॉपर्टी आपने नहीं लिखनी है। अच्छा, आपको ये भी पूछ लेता है कि सोना सबसे ज्यादा तन्य धातु है, तो सोने 1 ग्राम सोने से हम कितने लंबे तार बना सकते हैं? तो लगभग आप लोग बताओगे 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं हम, ठीक है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है बच्चा, समझ में आई बात? तो 2 किलोमीटर लंबा तार 1 ग्राम सोने से बन सकता है। तो सोना सबसे ज्यादा तन्य धातु है। क्लियर? चलिए, बोर्ड फ्रेश नहीं दिख रहा है मैडम, ब्लर दिख रहा है बोर्ड। अच्छा, ऐसी कोई दिक्कत आ रही है? चलो अब कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए थोड़ा सा, कल इसको चेक करते हैं, ठीक है। चलिए आइए, अब हम आगे बात करेंगे। आगे जब हम बढ़ेंगे तो आप लोगों को बताना है कि धातु अधातु में और कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमें पेपर में आती है। तो फिर से हम लोग धातु और अधातु के बारे में बात करेंगे। धातु और अधातु, भाई आपको पूछेगा कि जो धातुएं होती हैं क्या ये शोर उत्पन्न करती हैं? क्या धातुएं शोर उत्पन्न करती हैं क्या? तो बिल्कुल। तो आप बताएंगे धातुएं जो होती हैं ये प्यारे बच्चे आवाज उत्पन्न करती हैं। धातुएं जो होती हैं ये सोनोरस होती हैं, ध्वनि निकलती है धातुओं से, ठीक है। तो धातुएं आवाज उत्पन्न करती हैं, टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं। भाई कई बार आवाज उत्पन्न करती हैं जो धातुएं होती हैं। तो टकराने पर आवाज उत्पन्न करने वाली कौन होती हैं, धातु या अधातु? तो आप बताओगे धातुएं। तो ये सोनोरस होती हैं बेटा, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब आवाज, सोनोरस का मतलब होता है आवाज निकालना। तो धातुएं आवाज निकालती हैं। कई बार तुम्हारे भाई बहन की लड़ाई हो जाती है तो भैया किचन में दह दबादब बर्तन बजते हैं, या जब मम्मी गुस्से में बर्तन साफ करती हैं, या तुम्हारी बहन गुस्से में बर्तन साफ करती है, तुम बार बार कभी पानी पीकर ग्लास डालाए, कभी खीर खाकर कटोरी डालाए, तो तुम्हारी बहन बार बार बर्तन साफ कर रही है और तुम्हें देख रही है, और वो बर्तन फटाफट फटाफट बज रहे हैं, तो बर्तन आपस में टकराएंगे, आवाज होती है। मंदिर में जाते हो, मंदिर का घंटा जो होता है उसमें पेंडुलम होता है, उसको ऐसे टकराते हो तो धातुएं आपस में टकराएंगी और टन ऐसे आवाज निकलती है। तो धातुएं जब आपस में टकराएंगी तो आवाज उत्पन्न होती है, ठीक है। आप स्कूल में जब पढ़ते थे तो स्कूल में घंटी होती थी, और घंटी जो थी उस घंटी पर हथौड़े से वार किया जाता था, टन पहला पीरियड लग गया, टन टन दूसरा पीरियड, तो पूरे स्कूल में गूंजती थी वो आवाज, घंटी की आवाज। तो धातुएं आपस में टकराकर क्या करती हैं, आवाज उत्पन्न करती हैं। जबकि ये प्रॉपर्टी अधातुओं के अंदर नहीं होती है, ये प्रॉपर्टी अधातुओं में नहीं होती है, ठीक है। थोड़ा सा झिलमिल कर रहा है बोर्ड, झिलमिल झिलमिल बदरा छा रही है बेटा, बताए ना अधातु में प्रॉपर्टी नहीं होती है। अधातु के बारे में कुछ नहीं बताओगे क्या? भैया बता तो रखा है धातु के बारे में ये सब, तो जो पॉइंट अधातु के बारे में बनेगा वो भी मैं आपको बताती चलूंगी, ठीक है। तो आपकी जो धातुएं होती हैं इनमें आवाज होती है, जबकि अधातुओं में आवाज नहीं होती। आओ आगे बात करते हैं। आगे बात करें कि मैम धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पेपर में आता है। तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं बच्चा, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये बहुत आता है पेपर में कि धातु के ऑक्साइड कैसे प्रकृति के होते हैं, आप बताएंगे क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो मेटेलिक ऑक्साइड आर, मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर, आप बताओगे एल्केलाइन। तो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं एल्केलाइन।
यानी कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं। जैसे कि मैम ऑक्साइड क्या होते हैं? तो जब भी धातुएं ऑक्सीजन या पानी के साथ अभिक्रिया करेंगी तो बेटा क्षारीय नेचर का प्रोडक्ट बनाएंगी। तो ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन या पानी से अभिक्रिया करने पर धातुएं क्या करती हैं प्यारे साथियों? क्षारीय प्रकृति के तत्व बनाती हैं। जबकि अगर आप पूछ ले आप लोगों को कि अधातु के ऑक्साइड क्या करते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं बच्चा? अम्लीय प्रकृति के। ये बहुत आता है पेपर में। अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि नॉन मेटल्स ऑक्साइड आर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक। बताकर चलोगे कैसे होते हैं बच्चा? एसिडिक होते हैं। एसिडिक इन नेचर में कैसे होंगे? एसिडिक प्रकृति के होंगे बेटा। क्लियर? बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर? अब आदित्य बोल रहे हैं ये टॉपिक मेरा पढ़ा हुआ है, इस टॉपिक को बदल दो। भाई जब इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आदित्य की टाँट को बजाना बच्चों जाकर तुम पेपर में। आदित्य प्यारे बच्चे ये तुम्हारा ही तो पढ़ा हुआ है, जो दूसरे हजारों बच्चे जिन्होंने बैच लिया है उनके लिए तो ये टॉपिक नया है। तो प्यारे बच्चे आपने अगर पढ़ा हुआ है तो आप रिवाइज कर लो, कोई बात नहीं है, लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं उनको तो पढ़ना ज़रूरी है ना, क्योंकि क्वेश्चन आए तो फिर वो करके आएंगे पेपर में। ठीक, चलो आओ, ऐसे थोड़ी ना होता है बेटा। तो आप लोगों को पूछेगा अधातुएं जब ऑक्सीजन या पानी के साथ अभिक्रिया करती हैं तो बनाती हैं क्या प्यारे बच्चा? अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय प्रकृति के। जैसे कि भाई सल्फर ऑक्साइड, सल्फर जो होता है ये एक अधातु है। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है यही होती है अम्लीय वर्षा में। अम्लीय वर्षा, तो ये अम्लीय वर्षा में होगी, दैट्स मीन ये अम्लीय है, अभी तो वर्षा को अम्लीय कर रहा है। तो अम्लीय ये आपकी हवा में होता है सल्फर डाइऑक्साइड, और यही पानी के साथ रिएक्ट कर कर फिर H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है और उसी से अम्लीय वर्षा होती है। तो कहने की बात है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय प्रकृति के और धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय प्रकृति के। ये पेपर में क्वेश्चन आता है बच्चा, बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेना। ठीक बेटा, चलो। वुड क्या है? वुड तो एक पदार्थ है, वुड एक अलग चीज है। लकड़ी जो है वो एक अलग चीज है बेटा, लकड़ी मेटल्स में नहीं आएगी। ठीक है, चलिए। बिल्कुल बेटा, खुशहाल, बिल्कुल 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 प्यारे बच्चे, बिल्कुल। चलिए आइए आगे बात करते हैं अब हम लोग। मेहनत करते रहो, सभी बच्चों का आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। ठीक है, वीडियो क्वालिटी गिर रही है, हाँ ये हो सकता है वीडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी ना आ रही हो, इसको भी कल चेक कराएंगे बेटा। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ मेटल जो होते हैं इनसे संबंधित। जैसे कि आपने पढ़ा अभी अभी कि जो धातु होते हैं इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और जो अधातु होते हैं इनके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। कुछ और ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि आपको पूछ ले कि उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से होते हैं? तो भाई एम्फीटोरिक बोलते हैं जिसको, एम्फीटोरिक ऑक्साइड। तो एम्फीटोरिक ऑक्साइड जो होते हैं ये कौन से होते हैं? एम्फीटोरिक ऑक्साइड होते हैं वो जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह काम करें, अम्ल भी और क्षार भी हो। तो अम्ल और क्षार दोनों की तरह जो काम करें, अम्ल और क्षार दोनों की भांति कार्य जो करें, दोनों की तरह कार्य करते हैं ये। तो अम्ल भी है और क्षार भी है, दोनों की तरह कार्य करते हैं, वो होते हैं उभयधर्मी। समझ में आई बात? तो ये वर्क एज, लिखोगे वर्क एज एसिड, ठीक है, एंड बेस। तो ये एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकते हैं
जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। अब उभयधर्मी ऑक्साइड का एग्जाम्पल पूछ ले आप लोगों को, तो उभयधर्मी ऑक्साइड का जो उदाहरण होता है, एग्जाम्पल होता है, वो क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे उभयधर्मी ऑक्साइड का एग्जाम्पल है एल्यूमिना, Al2O3, ठीक है, एल्यूमिना बोलते हो जिसको, एल्यूमिना, ठीक है, एल्यूमिना। एक तो ये हो गया, और दूसरा हो जाता है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, इसको जिंकाइट भी बोलते हैं, जिंकाइट के नाम से भी इसको जाना जाता है। और तीसरा हो जाता है लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ठीक है, लेड ऑक्साइड। तो आपको पूछ लेगा पेपर में कि उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से होते हैं, तो वो ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह काम करते हैं वो होते हैं उभयधर्मी, एम्फोटोरिक, जैसे कि एल्यूमिना, जिंकाइट और लेड ऑक्साइड। अच्छा, एक और ऑक्साइड होते हैं, एक और ऑक्साइड होते हैं, आपको पूछे कि एक और ऑक्साइड कौन से हैं, तो एक होते हैं उदासीन ऑक्साइड। उदासीन का मतलब ना अम्ल है ना क्षार है, ना तो अम्ल की तरह काम करेंगे ना क्षार की तरह, उदासीन ऑक्साइड, ठीक है। तो उदासीन ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, आपको पूछेगा उदासीन ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग बताएंगे न्यूट्रल, आप लोग बताकर चलेंगे न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से हैं। तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स जो होते हैं ये होते हैं प्यारे साथियों, आप बताएंगे पानी हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, ये सब ये होते हैं प्यारे बच्चे उदासीन, ना अम्ल की तरह काम करते हैं ना ही ये काम करते हैं क्षार की तरह, ठीक, क्लियर। आगे बात करें बेटा, ये एप्लीकेशन में इशू आता है, कुछ बच्चों के फ़ोन में तो बिल्कुल सही चल रही होगी क्लास, और कुछ बच्चों के फ़ोन में ये क्वालिटी थोड़ी सी लो हो रही होगी, तो ये ना कई बार एप्लीकेशन का इशू आ जाता है, ठीक है। चलो, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, बहुत बढ़िया। तो ये ना एप्लीकेशन का इशू होता है कई बार, ठीक। चलिए, तो भाई अब आपको ये भी मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली हैं। तो मेटल और नॉन मेटल के अब हम पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को एक रिएक्टिविटी सीरीज है जिसको दिखा देना चाहती हूँ। पेपर में आपको पूछा जाता है कि कौन सी मेटल सबसे ज़्यादा क्रियाशील है और कौन सी कम क्रियाशील है। तो ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है प्यारे बच्चे, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज, और इसको आप लोग क्या कहते हो, क्रियाशीलता सीरीज के नाम से भी जानते हो। अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा एक्टिव या सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व कौन सा है, तो पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, टिन और बेटा लेड। तो ये आपको पूछा जाता है कि कौन सी धातु सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। प्यारे साथी, ये जो आप लोगों के ऊपर की तरफ है ना, ये ठंडे जल के साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, ठीक है, ये ठंडे और गर्म जल के साथ क्रिया करेंगे, जबकि एल्यूमिनियम जो होगा ये गर्म जल के साथ या ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं करता, ठीक है। जिंक हो गया, आयरन हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया। अब लेड के नीचे क्या होता है, लेड के नीचे भी है बेटा एक और धातु या एक और चीज, अधातु, जिसको आप कहते हो हाइड्रोजन। तो लेड के नीचे है हाइड्रोजन, ठीक है, लेड के नीचे जस्ट आता है हाइड्रोजन जो कि एक अधातु है, हाइड्रोजन जो कि एक अधातु की कैटेगरी में आती है, नॉन मेटल है। फिर आ जाती है कॉपर, कॉपर एक धातु है बेटा, कॉपर क्या है, धातु है, ये सारी की सारी धातु है बेटा, ये सारी की सारी धातु है, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, मेटल्स। अभी आपने जितनी भी ऊपर पढ़ी वो सब मेटल थी, जितनी भी आपने ये पढ़ी है ये सब की सब धातुएं हैं बेटा, ये सब की सब क्या है, ये सब की सब मेटल हैं, धातुएं हैं। इनके बीच में आपने केवल एक अधातु पढ़ी थी, हाइड्रोजन, इनके बीच में आपने केवल एक अधातु पढ़ी है जो कि है हाइड्रोजन, ये रही। बाकी ये भी कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये भी क्या है, अधातु। अच्छा, गोल्ड हो गया, और गोल्ड के नीचे आ जाता है प्लैटिनम। तो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ये सबसे कम क्रियाशील धातुएं हैं, सबसे कम क्रियाशील धातु है, सबसे कम क्रियाशील। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सी है, पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, और सबसे कम क्रियाशील पूछे तो चांदी,
सोना, प्लेटिनम, ये क्या होती हैं? सबसे कम क्रियाशील धातुएं हैं। ये आप लोग बताओगे लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव मेटल की कैटेगरी में आती हैं, लेस रिएक्टिव मेटल। इनको आप लोग सिल्वर को, गोल्ड को, प्लेटिनम को, इन्हीं को कहते हो सबसे कम क्रियाशील धातुएं। भाई ये किसी के साथ क्रिया नहीं करती। आप सोने की चैन पहनते हो, चांदी की चैन पहनते हो, तो क्या तुम में आग लगा देती है सोना चांदी? नहीं भैया, एकदम सिंपल है कि कोई रिएक्ट ही नहीं करती है ना। तो ये सबसे कम क्रियाशील धातु हैं, इसीलिए इन तीनों को नोबेल मेटल भी कहते हैं। इनको नोबेल मेटल के नाम से भी जानते हैं, नोबेल मेटल्स भी कहते हैं। इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इनको आप अक्रिय धातु या नोबेल धातु के नाम से जानते हैं। अक्रिय धातु कौन सी हैं? तो बताना, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये अक्रिय धातु हैं। ठीक है, अक्रिय गैस भी होती हैं, जैसे आप पढ़ोगे हीलियम, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है, नेऑन, ये होती हैं आप लोगों की क्या बेटा? अक्रिय गैसें। तो अभी जस्ट मैंने आपको धातु और अधातु की प्रॉपर्टी पढ़ाई है। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, वहां मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी धातु अधातु की प्रॉपर्टी, या पूरी पीरियोडिक टेबल में आपको बताऊंगी कि कौन सी धातुएं हैं, कौन सी अधातुएं हैं। तो कल हम पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, आपका सिलेबस जो है बेटा उससे कोई मतलब नहीं है कितने घंटे पढ़ेंगे सिलेबस हो जाए, वो आप अपने अकॉर्डिंगली टाइम टेबल बनाए, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली। ठीक है बेटा, तो कल हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। आ जाओ भाई, धन्यवाद।